नमस्कार, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माय सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रखा था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपन ने जो प्रॉपर्टीज थी, अपन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने सबसे पहले तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूसिंग पावर है वो पढ़ ली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करते हैं। जो पांचवी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, पांचवी प्रॉपर्टी वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। धात्विक गुण की बात करते हैं। देखो धात्विक गुण क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। आपको पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और उसमें सभी की सभी है वो क्या आती है, मेटल्स आती हैं सभी की सभी। और इन मेटल्स के बीच में क्या होता है कि जो कुछ एक स्पेसिफिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्रिस्टल संरचनाएं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके पास 3 क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। कौन कौन सी होती हैं ये देखो, सबसे पहले तो आपकी BCC, दूसरी FCC और तीसरी SCP। BCC होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये होता है FCC फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर और क्यूबिक। और ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो ये क्या होते हैं, सबसे पहले बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है, काय केंद्रित घनीय संरचना होती है क्रिस्टल संरचना। फेस सेंटर क्यूबिक क्या होता है, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, षटकोणीय संकुलन संरचना होती है। षटकोणीय संकुलन संरचना ये पैकिंग होती है। तो इसके अंदर ये 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं ये पाई जाती हैं। इसके अंदर अपने को अलग अलग ध्यान नहीं रखने हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी अलग अलग कंपाउंड के अंदर मिलती हैं। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं वो SCP, BCC और FCC, तीनों प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं ये इसके अंदर पाई जाती है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि क्या वो प्रेजेंट रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे होता है, ये मेटल सभी की सभी कैसी होती हैं, मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल, हार्ड और डक्टाइल होती हैं, हार्ड और डक्टाइल होती हैं। उसी के साथ में यहाँ पे एक्सेप्शन होता है आपका मरकरी। मरकरी कैसा है कि हार्ड नहीं होता है। और इसी के अंदर आपके जैसे आपका गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कैसे होते हैं आपके, इनकी बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, हाई डक्टाइल होते हैं। इनके अंदर कैसे होते हैं, ये हाई डक्टाइल। सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डक्टाइल और सॉफ्ट होते हैं ज्यादा। इसी के अंदर हम बात करें कि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालकता शो करते हैं। हीट और किसके, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। इसी के अंदर हम बात करें जो चालकता का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा चालक कौन होता है तो उसके अंदर आप ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी के अंदर आपका जो सिल्वर होता है, चांदी, उसके अंदर चालकता है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में आपका गोल्ड और उसके बाद में एल्यूमिनियम। ये जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो चांदी है वो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। तो इनके बीच में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं। किसके, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और जो इसकी चालकता का जो क्रम होता है इसके बीच में
वो आपका सिल्वर, कॉपर और गोल्ड और एल्यूमिनियम सबसे कम चालक होता है, इसलिए हम चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन चांदी के वायर को काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भारत में चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए काम में नहीं लेते हैं। चांदी के वायर लगाते हुए दूसरे दिन ही चोरी होती है, इसलिए चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसको काम में नहीं लेते हैं। तो फिर अपन सेकंड इसके अंदर बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती जाती है, इसकी जो धात्विक गुण है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम बात करें कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो धात्विक गुण है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है, धात्विक गुण वो भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। क्यों? जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बढ़ता जाता है। क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है आपका 3d5 और 4s1। तो इसके पास 6 आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए स्कैंडियम से और क्रोमियम से, स्कैंडियम के पास ओनली कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है 1, 3d में इसके पास एक ही होता है। तो ये स्कैंडियम से क्रोमियम तक इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, और अयनिक इलेक्ट्रॉनों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, जो धात्विक गुण है वो भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन रखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके स्कैंडियम से क्रोमियम, और इसी के साथ में यदि बात करें तो आपके क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ये आपके मोर मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, मोर मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। मोर मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन ये ज्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके पास जो अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हम बात करें कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो धात्विक गुण है वो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो धात्विक गुण है और जो सहसंयोजक गुण है वो दोनों मजबूत है। जितने ज्यादा आपको पता है कि बंध बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, अयनिक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जिसके पास जितने ज्यादा अयनिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा प्रबल बंध बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अयनिक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके बीच में कौन कौन से, ये दोनों के दोनों, एक आपका धात्विक बंध और एक आपका सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और सहसंयोजक बंध, ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों बंध इसके अंदर पाए जाते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। क्योंकि अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, एक तो धातु धातुओं के बीच में बंध बनता है और एक सहसंयोजक बंध भी बनता है। सहसंयोजक बंध अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बेस पर बनता है। जितना ज्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे आपके, ये बंध है वो उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्रोमियम के बाद में आपके क्रोमियम से और जिंक तक ये वापस क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। जो धात्विक गुण है वो क्या होते हैं, कम। धात्विक गुण स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ते हैं और क्रोमियम के बाद में ये जिंक तक वापस से क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं धात्विक गुण, ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें कि आपके जिंक, कैडमियम और Hg, इनके पास एक भी जो अयनिक इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रहता है। इनके पास मोर मेटेलिक कैरेक्टर, और ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण ये कैसे होते हैं, आपके हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। और ये जिंक, कैडमियम, Hg के पास एक भी आपका अयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण इन पे क्या होते हैं कि ये ना तो इनके पास इतने ज्यादा धात्विक गुण होते हैं, ना ही ये हार्ड होते हैं। नो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नॉट वेरी हार्ड।
नॉट वेरी हार्ड। तो इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो जिंक कैडमियम एसिड के पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो नहीं रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल सा। तो इसके अंदर आपको धात्विक गुणों के अंदर बस यही बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये चालकता, जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है वो ध्यान रखना है कि Ag है सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। इसके बाद आपका कॉपर, फिर गोल्ड और उसके सबसे कम आपका एल्यूमिनियम। तो ये आपके क्या होते हैं कि यहाँ पे सबसे बाद, और ये डक्टाइल, हाई डक्टाइल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, धात्विक गुण और हार्डनेस इसकी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक गुण है वो बढ़ते हैं, और क्रोमियम से उसके बाद में मैग्नीज से लेकर के और जिंक तक वापस से डिक्रीज होते हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घटते जाते हैं। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है। और जिंक कैडमियम एसिड के पास एक भी आइगन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। इनके पीछे धात्विक गुण है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये तो आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हुई धात्विक गुण, कैसे कैसे शो करते हैं धात्विक गुण। उसके बाद में आप बात करते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी डेंसिटी। देखो डेंसिटी की बात करते हैं, जो आपकी छठवीं प्रॉपर्टी है। छठवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं फिर अपन डेंसिटी, घनत्व। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व आप सिंपल ही जानते हो। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लो कि डी ब्लॉक का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से। एस ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बचपन में आपने पढ़ रखा है, 9th में आ जाता है घनत्व निकालना। तो घनत्व बराबर आपने पढ़ रखा है कि घनत्व क्या होता है, डी बराबर एम बटे बी, मास बटे वॉल्यूम। ये मास बटे वॉल्यूम। अब आपने ये देख रखा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका घनत्व है वो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और घनत्व है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती आयतन के और मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने को बात करनी है कि घनत्व है वो किसके ज्यादा होते हैं। तो अपने को सिंपल से ये पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है। साइज कम होगा तो इनके जो घनत्व है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इनके घनत्व है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो घनत्व इंक्रीज होंगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले, और इसी के साथ में इसके साथ में तो ये घनत्व इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन जो मास है वो भी तो बढ़ता है। मास बढ़ता है, मास के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो घनत्व का ऑर्डर है वो 3D सीरीज के अंदर थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने पहले पढ़ा था, हम बात करते हैं यहाँ पे 3D सीरीज के अंदर। 3D सीरीज के अंदर आपने पढ़ा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपका फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। आपने पढ़ा था कि यहाँ पे स्कैंडियम से और जब हम मैग्नीज तक चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है और इससे आपके स्पिन इफेक्ट कम होता है, जिससे साइज इसका क्या होता है, छोटा, साइज छोटा। फेरस, कोबाल्ट, निकल पर आपने लिखा था कि साइज रिमेन सेम। साइज है वो रिमेन कैसे होता है, सेम। साइज लगभग सेम सा होता है। और कॉपर और जिंक के अंदर आपने ये पढ़ा था कि आपके जेड इफेक्ट की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है और स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। अब इसके अपोजिट आपको क्या करना है कि ये साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसके घनत्व क्या होंगे, कम होंगे। उसके घनत्व क्या होंगे, कम होंगे। तो देखो यहाँ पे जस्ट आपको उल्टा ध्यान में रखना है
कि स्कैंडियम से और मैग्नीज तक जब हम चलते हैं तो इनका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या होगी बताओ। साइज कम है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। फेरस कोबाल्ट निकल की बात करते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी है वो क्या होगी, रिमेन सेम। और यदि हम बात करें यहाँ पे कि कॉपर और जिंक की, तो कॉपर और जिंक के अंदर फिर क्या होगा आपका कि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा था, तो ये डेंसिटी है क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये यहाँ पे घनत्व है वो कम होगा। और यहाँ पे फेरस कोबाल्ट निकल के अंदर इनका साइज लगभग सेम होता है, इसलिए यहाँ पे इनका घनत्व भी सेम रहेगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में घनत्व इनके इंक्रीज होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका साइज लगभग क्या होता है, छोटा। और इसके अंदर ये इररेगुलर ट्रेंड होता है डी सीरीज के अंदर, 3D के अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, सीधा सा एक्सेप्शन आपको क्या ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्मियम और इरिडियम, ऑस्मियम एवं इरिडियम इनका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इनका घनत्व वो सबसे ज्यादा होता है। ऑस्मियम एवं इरिडियम का जो घनत्व है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इस सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो स्कैंडियम का जो घनत्व है, स्कैंडियम का जो घनत्व है वो लॉ होता है, लॉ डेंसिटी। और जो कॉपर का जो घनत्व है, कॉपर का वो होता है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ये आपके 3D सीरीज के अंदर है। 3D सीरीज के अंदर आपसे पूछे कि निम्न में से किसका घनत्व ज्यादा है और किसका घनत्व कम है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉपर का घनत्व तो ज्यादा और स्कैंडियम का घनत्व वो सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है सीधा सा, ठीक है। कि यहाँ पे घनत्व वैसे यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ सेम है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉपर का जो घनत्व है वो एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है 3D सीरीज के अंदर। हम बात करते हैं कि एक ग्रुप के अंदर इसको छोड़कर, ये कौन सा है आपका, थर्ड बी ग्रुप को छोड़कर, थर्ड बी ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में क्या होता है कि जब हम 3D से, ये तो अभी 3D, ये 4D और ये 5D से 3D से 4D पर चलते हैं तो साइज और मास क्या होते हैं, साइज भी बढ़ता है और इसी के साथ में उसका मास है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जब हम 3D से 4D पर चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम को तो छोड़ दिया, यहाँ पर टाइटेनियम, स्कैंडियम के नीचे क्या आता है फिर आपका इट्रियम और ये जर्कोनियम, और इसके बाद में क्या आता है आपका यहाँ पे लैंथेनम और यहाँ पे हैफनियम। तो देखो क्या होता है, सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम 3D से 4D पर चलते हैं, मतलब टाइटेनियम से और जर्कोनियम पर चल रहे हैं, तो टाइटेनियम से जर्कोनियम पर चल रहे हैं तो इसका घनत्व है वो टाइटेनियम से ज्यादा होता है जर्कोनियम का। मतलब 3D का जो घनत्व है वो 4D से क्या होता है, कम। 3D से 4D का घनत्व है वो कम होता है, मतलब 4D का ज्यादा होगा। और जब हम 4D सीरीज से 5D पर चलते हैं तो ये घनत्व है वो 4D सीरीज से जस्ट डबल हो जाता है। मतलब जर्कोनियम से जो हैफनियम का जो घनत्व है वो जस्ट डबल हो जाता है, और डबल किसकी वजह से हो जाता है वो आपको पहले बता रखा है, किसकी वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो आपका घनत्व है वो हैफनियम का ज्यादा हो जाता है जर्कोनियम से, बहुत ही ज्यादा, जस्ट डबल। जर्कोनियम का जितना बढ़ रहा था उससे जस्ट डबल है वो हैफनियम का घनत्व बढ़ जाता है। और ये जो ट्रेंड है वो थर्ड बी को छोड़कर सभी ग्रुप में ऐसा ही रहता है, सभी ग्रुप में सेम, बाकी सभी ग्रुप में क्या आता है, सेम रहता है। थर्ड बी को छोड़कर यहाँ पे आपका फोर्थ बी से, ये फोर्थ बी से और ये आगे तक सेम चलता है कि ऐसे
3D का घनत्व है वो 4D से कम, मतलब 4D का ज्यादा, और 4D से 5D का घनत्व है वो जस्ट डबल आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये 3D सीरीज में आपको जो पहले आपने एटॉमिक साइज के बेस में पढ़ रखी थी, तो उसको ध्यान में रखना है कि साइज पहले डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे घनत्व इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे फेरस कोबाल्ट निकल का साइज सेम रहता है, तो यहाँ पे घनत्व भी क्या होंगे, सेम होंगे। बाद में जब लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइज इसका इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्शनली कॉपर की हाई डेंसिटी होती है, कॉपर की डेंसिटी है वो ज्यादा, और स्कैंडियम की डेंसिटी है वो क्या होती है, सबसे लो होती है। किस सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर आपकी स्कैंडियम का जो घनत्व है वो सबसे कम और कॉपर का घनत्व वो सबसे ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और ऑस्मियम और इरिडियम का जो घनत्व है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वो सबसे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, अगर आपको एक इनमें से दे दिया और 3 ऑप्शन अलग दिए तो आपको ध्यान रखना है ऑस्मियम और इरिडियम का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये भी आपका ध्यान रखना है दोनों चीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके लेंथ एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन को भी ध्यान रखना है सीधा सा, कि लेंथ एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका क्या है, लेंथ एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो जर्कोनियम और हैफनियम के साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हैफनियम का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा हो जाता है और जर्कोनियम से जस्ट डबल होता है, जर्कोनियम से जस्ट डबल होता है इसका घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम अगली जो प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं, देखो अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टीज आपकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये आपकी छठी प्रॉपर्टी होगी। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक। देखो डी ब्लॉक सीरीज के अंदर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं आपके किसकी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, कि जैसे हम बात करें कि आपके एस ब्लॉक की तत्व की तुलना में जो डी ब्लॉक के हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, वही आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच में जो बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड ज्यादा बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। हार्ड होंगे ये और हार्ड होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतनी ज्यादा हार्ड होंगे, और उस हार्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मतलब उसके ज्यादा होंगे, सॉरी डिक्रीज नहीं ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्या होंगे, ज्यादा। तो अपन बात करते हैं कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते जाते हैं, यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कि आपका जैसे क्रोमियम तक हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा जैसे स्कैंडियम से और क्रोमियम तक जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड, यहाँ बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाते हैं,
इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो बंध क्या होगा, मजबूत बंध बनेगा। उस मजबूत बंध को तोड़ने के लिए हमें उतना ही ज्यादा उसको मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसको बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसको तोड़ने के लिए उतने ज्यादा क्या होंगे, आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे आपका क्रोमियम के बाद में, जैसे अपन बात करते हैं मैग्नीज से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज से आगे चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, मैग्नीज से जिंक तक हम चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज और जो टेक्नीशियम है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्शनली क्या होता है, मैग्नीज और टेक्नीशियम का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, लॉ होते हैं। और लॉ क्यों होते हैं, क्योंकि इनका D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके पास क्या होता है कि हाई इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, आपके कम होता है। यदि हम बात करें ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका टंगस्टन का होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। ये लगभग सबसे ज्यादा हाई, सबसे ज्यादा तो टंगस्टन का होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे जो कम है वो मरकरी का होता है, लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। लॉ सबसे लॉ किसका होता है, आपका Hg का। फिर आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज और टेक्नीशियम का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो लॉ होता है। इनका स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण और हाई आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लॉ होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीज से चलकर और जब हम जिंक तक चलते हैं तो मतलब आपके साइज के अकॉर्डिंग यदि देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा कि ये बॉन्ड वीक बनेगा, और वीक बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या होते जाते हैं कि मैग्नीज और टेक्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है क्या होते हैं, लॉ होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अगर पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है तो आपका टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा, और मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है। और सीधा सा है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब हम चलते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत बनता है, और मजबूत बनेगा तो बंध को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अपने को एनर्जी वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो अपने को उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बॉइल करने के लिए भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इनका सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन और मेल्टिंग पॉइंट का। इसीलिए टंगस्टन को अपन किस में काम में लेते हैं, जो ये वायर होता है ना, ये बल्ब के अंदर जो वायर आता है वो टंगस्टन का वायर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब वो ज्यादा तो होता है, तो ज्यादा होने के कारण वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए टंगस्टन के वायर का यूज हम किस में लेते हैं, बल्ब में काम में लेते हैं। और इसीलिए वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये आसानी से मेल्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको काम में लेते हैं किसमें, बल्ब के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बल्ब के अंदर अपन, और Hg का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। तो ये अपनी बात हुई आपकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है, तो मैग्नीज और टेक्नीशियम का, और ये दोनों ध्यान रखने हैं। और ये रिलेशन ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होंगे, जब उनके बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा होंगे। सीधा से अगर आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और यहाँ पे आपके टंगस्टन का ज्यादा होता है। यदि हम बात करें कि ऐसे जैसे आपका ये है टंगस्टन हुआ, और एक आपका क्रोमियम हुआ, जैसे हमने वहां पे बात की थी, क्रोमियम हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ और टंगस्टन हुआ।
इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे अपन ने बात की थी सबसे पहले इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच में ज्यादा हार्ड होता है। ज्यादा हार्ड मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा। तो आपसे पूछे इनके अंदर, तो टंगस्टन का तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का भी ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रॉपर्टीज इसलिए अपन ने पढ़ी है, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बाद में आपका डेंसिटी और उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और रेगुलर टेस्ट दें। आज का आपका टेस्ट का सॉल्यूशन है वो शाम को मिल जाएगा, और नेक्स्ट भी अपन टेस्ट आपका होगा कल 8 बजे और सॉल्यूशन उसका शाम को 8 बजे। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।